तो नमस्कार, मैं एस.एन. सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कक्षा 10 NCERT हिंदी कोर्स ए में आज हम लखनवी अंदाज नामक पाठ पढ़ेंगे, जिसे इकबाल जी ने लिखा है। इसके पहले कि हम पाठ शुरू करें, आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, ज़रा उसको समझ लेते हैं। ये चित्र जो दिख रहा है, इसमें एक ट्रेन का डिब्बा है। आप ट्रेन के विषय में सभी कुछ जानते होंगे, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि अभी जो ट्रेन में व्यवस्था है वो 3 तरह की है। एक तो जिसमें AC कंपार्टमेंट होता है, फर्स्ट क्लास AC, सेकंड क्लास और आप थर्ड AC जानते हैं। एक दूसरा होता है स्लीपर क्लास और एक तीसरा भी होता है जनरल डिब्बा। और कहानी जिस दौर में लिखी गई है उस दौर में 3 ऐसी ही व्यवस्थाएं थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, नाम अलग अलग था। और ये जो आप ट्रेन का डिब्बा देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसमें एक नवाब साहब हैं और एक लेखक है। चूँकि पाठ का नाम ही लखनवी अंदाज है, लखनवी अंदाज, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। तो नवाब हैं तो उनके अंदाज भी अलग होंगे, अलग तरीके होंगे। तो आइए परिचित होते हैं इस कहानी से। क्या है कहानी? पाठ का सार, एक लेखक हैं, लेखक को लखनऊ में ही, पास में ही कहीं जाना है, जो शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो चूँकि वो आम तौर पे जो है सेकंड क्लास से सफ़र नहीं करते हैं, लेकिन चूँकि पास में ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरा, उनके मन में एक भाव था कि सेकंड क्लास में भीड़ कम होगी और वो जाएंगे तो वहाँ पे आराम से एक कहानी के विषय में सोच सकेंगे, अपनी कहानी के बारे में एक विचार अपने मन में उत्पन्न कर पाएंगे। और दूसरा, उनकी एक इच्छा थी कि खिड़की से वो प्राकृतिक दृश्य देख पाएंगे, और ऐसा करने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। चूँकि ट्रेन चलने ही वाली थी, वो सीटी दे रही थी, धुआं निकल रहा था, तो वो देख के कि पास में ही एक डिब्बा है छोटा सा, जो कि खाली है लगभग, और वो चढ़े। जब वो डिब्बे पे चढ़े तो उनका अनुमान गलत निकला और वहाँ पे डिब्बा निर्जन नहीं था, अर्थात वहाँ पे पहले ही, निर्जन का मतलब जहाँ पे कोई भी ना हो, तो वहाँ पे पहले ही एक नवाब साहब थे। और नवाब साहब जो है पालथी मारे बैठे थे, और नवाब साहब के सामने 2 चिकने खीरे जो है, बढ़िया खीरे, बालम खीरे, लखनऊ के बालम एक उसकी किस्म है, वो तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जो है, लेखक जब डिब्बे में आया तो वो जाने कि भाई आ गया है कोई दूसरा यात्री, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो नहीं चाहते थे शायद कि कोई दूसरा यात्री उस डिब्बे में सफ़र करे, वो अकेले सफ़र करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब चूँकि वो सोच रहे थे कि सेकंड क्लास है और कोई होगा नहीं, अकेले चले जा रहे थे। आमतौर पे नवाब सेकंड क्लास में सफ़र नहीं करते थे, वो फर्स्ट क्लास में ही सफ़र करते थे। लेकिन अब चले गए थे किस वजह से कि थोड़ा सा सफ़र होगा, काट लेंगे, या जो भी उनके दिमाग में बात रही हो। और वो नहीं चाहते थे कि कोई मंझले दर्जे का जो है सफ़ेद पोश सज्जन व्यक्ति, जो आम शिष्ट व्यक्ति है, वो उन्हें इस डब्बे में सफ़र करता हुआ देखे। और जो खीरा वो ले रखे थे, तो शायद सोचा होगा कि रास्ते में समय काटने के लिए थोड़ा सा खीरा खा लेंगे। खीरा वैसे भी स्वादिष्ट होता है, और गर्मी के मौसम में खीरा वाकई एक बढ़िया है, पेट के लिए थोड़ा सा सही होता है। कुल मिलाकर के अब नवाब साहब की जो योजना थी वो पूरी होती नहीं लग रही थी, और इस क्रम में नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे। वो कनखियों से लगातार लेखक को देखे जा रहे थे, और लेकिन ऐसा दर्शा रहे थे कि वो खिड़की से बाहर ही देख रहे थे। अचानक नवाब साहब के मन में जाने क्या आया, तो उन्होंने लेखक को संबोधित करते हुए उनका जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन लिया अपने आप को, और एक कहते हैं कि एक शिष्टाचार जो होता है वो दिखाने की कोशिश की, और कहा कि जो है खीरा
खाना पसंद करेंगे। चूँकि अभी तक नवाब साहब का जो रवैया था वो लेखक को अच्छा नहीं लगा था और ये ढंग भी लेखक को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बहुत ही जो है नरम अंदाज में उन्हें जो है शुक्रिया करते हुए, धन्यवाद करते हुए मना कर दिया। नवाब साहब ने क्या किया कि खीरे को बहुत अच्छे ढंग से लोटे के पानी से उसे खिड़की से बाहर धुल के उसे पोंछा अच्छे से, उसको खीरा छील के उसको काटा। और जो लखनऊ में जब लोग खीरा देते हैं तो नमक मिर्च की एक पुड़िया भी दे देते हैं, तो उसको अच्छे से उसमें बुरका मतलब छिड़का उसको। और आपको पता है कि जब एक बार अगर अच्छे से नमक लग जाए उसमें तो पानी आ जाता है, तो उसको देखने से ही वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगने लगता है। तो एक बार उन्होंने पुनः लेखक को ऑफ़र किया कि आप इसे लीजिए, लेकिन लेखक एक बार मना कर चुके थे, तो उन्होंने जो है दोबारा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पेट खराब होने का बहाना बनाया और कहा कि नहीं, आप शौक़ फरमाइए, हमारा पेट ज़रा सा अच्छा नहीं था। लेखक ने सोचा होगा कि मियाँ वैसे रईस बनते हैं, मतलब फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के बजाय सेकंड क्लास में सफ़र कर रहे हैं, और जो है आम ऐसी वस्तु जो कि आमतौर पे नवाब नहीं, चूँकि भाई नवाब की अलग शानो शौकत होती है, वो खीरे जैसी वस्तु जो है खाएंगे। तो अब जो है खीरे खाने के क्रम में वो लेखक को भी शामिल कर लेना चाहते हैं, ऐसा उनको लगा लेखक को। तो फिलहाल नवाब साहब ने क्या किया कि खीरे को उठाया, इस खीरे में जिसमें पानी आ गया था नमक छिड़कने की वजह से, ले गए होठों से जो है के पास, और उसके बाद सूंघा, उसे सूंघ के जैसे ऐसा इस तरह से प्रदर्शित किया कि मतलब सूंघ के ही उन्हें आनंद आ गया। और मुंह में चूँकि पानी आ गया होगा, तो पानी जो मुंह का आ गया वो उन्होंने अंदर कर लिया और उसको आराम से एकदम आँख बंद करके उसका स्वाद लेते गए। और उसको जो है अंत में खाया नहीं, बस केवल सूंघ के ही स्वाद ले रहे थे कि पानी मुंह में आ रहा था, उसको अंदर कर ले रहे थे। और उन्होंने क्या किया, उस खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक एक फाँक उठाई और क्या किया, उसे सूंघते गए, सूंघ करके वो खिड़की से बाहर फेंकते गए। और इसका करने के बाद उन्हें तौलिए से हाथ और जो है मुंह को पोंछा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, लेखक की ओर देखा कि मतलब ये जताना चाहते हो कि नवाब साहब लोग खीरा खाते नहीं, खीरे को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यानी एक तरह से जो उनको अपनी नवाबी थी उसकी झलक दिखाने की कोशिश की। लेखक ने भी सोचा कि क्या खीरा इस तरह से इस्तेमाल करने से पेट भर सकता है। लेकिन इतने में जब लेखक सोच रहा था तो नवाब साहब ने डकार भी ले ली और बोले कि खीरा लजीज होता है, मतलब एकदम स्वादिष्ट होता है, लेकिन पेट पर बोझ डालता है, मैदे पर बोझ डालता है, पेट पर बोझ डाल देता है। लेखक ने सोचा कि खीरा जब सिर्फ उसकी सुगंध से, सोच से मतलब उसका पेट भर सकता है, डकार आ सकती है, तो क्या बिना विचार घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। लेखक के मन में ये ख्याल आया। आगे देखते हैं, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, इसके पहले कि हम इस कठिन शब्द पे आए, एक जो जिस्ट है कि इस पूरी कहानी का, कि लेखक ने ये जो सोचा कि क्या बिना कहानी, बिना घटना, बिना पात्र के, बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र के क्या कहानी लिखी जा सकती है। तो आमतौर पे इस प्रश्न का उत्तर ना होता है, लेकिन उन्हें लगा कि अगर खीरे को सिर्फ सूंघ कर, उसे देख करके, उसे महसूस करके ही पेट भर सकता है, डकार आ सकती है, तो बिना घटना, बिना विचार, बिना पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है। आइए देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ पे। मुफस्सिल माने होता है कि सेंटर के, केंद्र के आसपास जो स्थान होता है उसे मुफस्सिल कहते हैं। उतावली माने जल्दबाजी, प्रतिकूल उल्टा, विपरीत, सफ़ेदपोश माने भद्र व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, अपदार्थ वस्तु माने ऐसी वस्तु जिसे बहुत निचले तबके के लोग प्रयोग में लाते हों, या तुच्छ वस्तु। गवारा ना होना मतलब मन के अनुकूल ना होना या जिसे पसंद ना करना। लथेड़ लेना माने लपेट लेना। एहतियात माने सावधानी। करीने से माने ढंग से, सुर्खी लाली बोलते हैं। भावभंगिमा माने मन के भाव, विचार को प्रकट करने वाली शारीरिक क्रिया। स्फुरन माने होता है फड़कना,
प्लावित होना माने पानी भर जाना, पनियाती माने रसीली, रस जैसा उत्पन्न हो जाए पानी जैसा चारों तरफ, तो उसे पनियाती बोलते हैं। तलब इच्छा, मेदा पेट को कहते हैं। सतृष्ण माने इच्छा सहित, तस्लीम माने सम्मान में, ये सारे शब्द किताब में हैं, जो है कहानी में आए हुए हैं। तस्लीम माने सम्मान में। सिर खम करना, सिर झुकाना। तहजीब, तहजीब माने शिष्टता, नफासत स्वच्छता। नफीस यानी बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट माने सूक्ष्म। शकील माने आसानी से ना पचने वाले को शकील कहते हैं। नामुराद माने बेकार की चीज़। ज्ञान चक्षु माने नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र। क्या है कहानी का मुख्य बिंदु? इस कहानी के माध्यम से यशपाल ने सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। मतलब अब न नवाब हैं न उनकी नवाबी है, लेकिन जो थोड़े बहुत उस पीढ़ी के लोग रह रहे हैं वो भी अपनी उसी दौर में, उसी मानसिकता में जीना चाहते हैं जैसा कि पहले के उनके पूर्वज जीते आए हैं। वो एक तरह से, चूँकि सरकार जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उनके पास बहुत सारी ज़मींदारी थी, बहुत सारा रुपया पैसा था, लेकिन जैसे भारत आज़ाद हुआ तो ज़मींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई, तो इनके पास अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसी तरह की बनावटी जीवन शैली जीने की कोशिश करते हैं और वो यथार्थ से दूर एक कल्पना की दुनिया में जीते हैं और लोगों के सामने एक झूठा दिखावा करते हैं। दूसरा बिंदु इस कहानी का है कि बिना विचार घटना पात्र किसी भी कहानी के प्राण तत्व होते हैं। बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती, कहानी का लिखना संभव नहीं है। अगला बिंदु है कि जैसे जिस तरह से लेखक नवाब साहब ने क्या किया कि खीरे को लिए और सूंघा, काटा, छीला और सूंघ के मात्र ही उन्होंने जो है उसको फेंक दिया। मतलब जो तरीका है उसे सनक कहा जा सकता है। तो लेकिन सनक क्या है कि किसी चीज़ में सनक को आत्मविश्वास के साथ काम करने की लगन या धुन से जोड़ दिया जाए तो कह सकते हैं कि सनक बहुत अच्छी भी चीज़ है। जैसे महात्मा गांधी को देश को आज़ाद कराने की धुन थी, सनक थी ना। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल बनाने की धुन थी। स्वामी विवेकानंद को ज्ञान का प्रसार करने की धुन थी। ऐसे बहुत सारे, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने की धुन। तो आप इस तरह से इसको अगर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, लगन के साथ अगर हम किसी धुन को या सनक को जोड़ दें तो वो उससे बहुत अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। आगे दूसरा क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मुझे लगता है कि अभी का जो जीवन है वो सरल और सहज होना चाहिए। उसमें किसी तरह के बनावटीपन की, किसी तरह से आडंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपस में अगर एक मानवीयता बनाए रखना है, एक रिश्ता बनाए रखना है तो आडंबर का कोई स्थान नहीं, दिखावेपन का कोई स्थान नहीं है। लेकिन फिर भी आम तौर पे जीवन में लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं जो सही नहीं है। अभी आपके सामने पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न हैं वो देखेंगे कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। जब लेखक चढ़े डिब्बे में तो नवाब साहब ने जो है कि के चेहरे को देख के ऐसा लगा कि वो जो उनका एकांत था उसमें विघ्न हो गया, और ऐसा उन्होंने अपने चेहरे से प्रदर्शित किया, बल्कि वो खिड़की से बाहर देखने लगे। आमतौर पे कोई व्यक्ति आता है तो आदमी उसकी तरफ देखता है, अभिवादन करता है और एक जो परंपरा होती है, एक शिष्टाचार होती है, उसका पालन करता है। लेकिन नवाब साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि खिड़की से बाहर जो है देखने लगे। तो इस भाव से लगता है कि थोड़ा सा भी वो जो है बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक बिच बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? यह कैसे स्वभाव को इंगित करता है? नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरे को काटा, उसके पहले धोया और छीला उसको ना, नमक मिर्च बुरका और एकदम सूंघ करके खिड़की से बाहर कर दिया। तो यह ऐसा क्यों किया? वो लेखक पहले तो खाने के लिए लिया होगा, लेकिन चूँकि व्यक्ति सामने लेखक के तौर पे मौजूद था तो उसको दिखाने के लिए कि हम नवाब हैं, हम इस तरह से खीरे को खाते हैं, अपना रौब झाड़ने के लिए, अपनी अमीरी दिखाने के लिए जो है उन्होंने ऐसा। चूँकि खीरा ऐसी वस्तु है जो लगभग सभी निचले तबके के लोग प्रयोग करते हैं और नवाब साहब का उसका प्रयोग करना उनके लिए, नवाबी के लिए, वो उन्हें लगता था कि ये सही नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम जो दूसरे व्यक्ति खीरा प्रयोग करते हैं वो उसको खाते हैं, हम खीरा से सूंघ के ही जो उसका स्वाद ले लेते हैं। तो अपना आडंबर, अपना दंभ प्रदर्शन करने के लिए जो है ये उन्होंने किया, और ये उनके अहंकार को, उनके
अहंकार को, उनके व्यवहारिक खोखलेपन को ये चीज़ें प्रदर्शित करती हैं। आगे है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। हम पहले बात कर चुके कि बिना विचार, बिना घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। कहानी के लिए ये सभी प्राण तत्व हैं। चूँकि यशपाल ने ये कथन कहा होगा, उस नए दौर में लेखकों में एक कुछ भी लिख देने की एक परंपरा चल पड़ी थी, एक जो है नई क्रांति आई थी। तो ऐसे दौर में कहानी को स्थापित करने के लिए जो है उसकी विचार, घटना और पात्रों की उपयुक्तता को, महत्व को बताने के लिए लेखक ने ये बात कही होगी, यशपाल जी ने ये बात कही होगी। आगे देखते हैं, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहते हैं? आप कोई भी नाम दे सकते हैं। नवाब हैं तो नवाब की नवाबी कह सकते हैं, या झूठी शान कह सकते हैं। ये कुछ भी आप टॉपिक इसको दे सकते हैं। अगर भाषा अध्ययन है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद लिखिए। क्रिया के दो भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो आपको बताना है जो वाक्य लिखे हैं कि अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। ध्यान रखिएगा कि अगर कर्म हो उपस्थित होगा तो क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। कर्म नहीं होगा तो क्रिया अकर्मक होगी। और कर्म क्या है? क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़े हम कहते हैं कि वो कर्म है। तो देखिए पहला, एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे तो बैठे होने का प्रभाव किसी दूसरी वस्तु पे नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। क्या, किसके लिए उत्साह नहीं दिखा? क्या नहीं, क्रिया है दिखाया, किसके लिए? संगति के लिए उत्साह नहीं दिखा। संगति के लिए उत्साह, तो यहाँ पे कर्म उपस्थित है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। आगे, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। क्या आदत है? कल्पना करने की। तो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। कल्पना कैसी आदत है? कल्पना करने की आदत है। तो क्या है? कर्म है तो सकर्मक क्रिया है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। क्या खरीदा होगा? खीरा। तो जहाँ से आपको प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं, क्या, किसे, ये सब तो वहाँ पे कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया है। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। झाग क्या निकाला? झाग निकाला। कर्म मिल जा रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा ना। किसकी ओर देखा? फांकों की ओर देखा। तो कर्म उपस्थित है, तो सकर्मक क्रिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए तो क्रिया का प्रभाव किसी दूसरी वस्तु पे नहीं पड़ रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया है। जेब से चाकू निकाला। क्या निकाला? चाकू। तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो आप इस तरह से इसको एक दो बार और देख करके अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सीबीएसई में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी देख लेते हैं कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए, लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। हम कहानी की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि एक तो पहला तो खिड़की के बाहर से उन्हें नज़ारा देखना था, दृश्य देखने थे, और दूसरा ये कि वो कहानी के बारे में एक विचार अपने मन में सोचना चाहते थे, या नई कहानी के बारे में वो सोचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। लखनवी अंदाज के पात्र नवाब साहब के व्यवहार पर अपने विचार कीजिए। अभी हम उनके व्यवहार पे विचार कर चुके हैं, पीछे प्रश्न देख लीजिए, यही प्रश्न है, सेम प्रश्न है। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के तरीके से क्या उदरपूर्ति संभव है? यदि नहीं तो इस तरीके को अपनाने में व्यक्ति को किस प्रवृत्ति का आभास होता है? उदरपूर्ति यानी पेट की पूर्ति संभव है, खीरा खाने के तरीके से बिल्कुल नहीं संभव है। और ये जो तरीका है ये केवल अपने दिखावेपन, अपने अहंकार, अपने घमंड और अपनी जो ऐश्वर्य है उसको, उसके कुल मिला के दिखावटीपन है, और इसी के लिए ये तरीका, ये प्रवृत्ति जो है अपनाई गई नवाब साहब के द्वारा। नवाब साहब द्वारा सेकंड क्लास में यात्रा करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? अपने अनुमान से लिखिए। तो क्या कारण हो सकते हैं? ज़्यादा दूर नहीं जाना होगा, तो सोचा होगा थोड़ी दूर है तो फर्स्ट क्लास में क्या सेकंड क्लास में भी खाली है, बैठे चलते हैं। दूसरा ये है कि चूँकि दूर नहीं जाना था और उसके लिए फर्स्ट क्लास में ज़्यादा पैसे खर्च करते पड़ते, तो पैसे बचाने के लिए भी उन्होंने ये चीज़ सोची होगी कि हाँ ठीक है, ऐसे चले जाएंगे। कुल मिलाकर के नवाबों की नवाबी तो नहीं है, लेकिन उस नवाबी को दिखाने की परंपरा में भी आप कह सकते हैं कि जब कोई ना रहे सामने तो हम कैसे भी स्थिति में रह लेते हैं, लेकिन जब सामने हो कोई व्यक्ति तो हमें अपनी नवाबी का प्रदर्शन करना है। तो उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पे तो डिब्बे में तो कोई नहीं होगा, तो हमारी जो शख्सियत है उसको कोई खतरा नहीं है, इस वजह से भी वो चले गए होंगे।
पांचवा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल जी के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, नहीं लिखी जा सकती। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब की एक सनक का वर्णन है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? पाठ का बिंदु जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि सनक के साथ अगर हम अपना जो है आत्मविश्वास जोड़ दें और कठिन मेहनत और लगन जोड़ दें तो इस सनक के भी बहुत पॉजिटिव परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण हमने दिया था महात्मा गांधी का, तेंदुलकर का और जो है APJ अब्दुल कलाम का। तो इन सारी चीज़ों से वहाँ से आप इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको पाठ अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।